नमस्कार। आज हम भारत के कुछ बहुत ही शानदार ऐतिहासिक कला और वास्तुकला के जो नमूने हैं उन पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत के ऐतिहासिक स्थापत्य और कलास्थल जैसे स्रोतों से है, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये भव्य स्थल हमें क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर खजुराहो से लेते हैं। हाँ, खजुराहो। स्रोत बताते हैं कि इन्हें चंदेल राजाओं ने बनवाया था। कब? 950 से 1050 ईस्वी के आसपास, है ना? हाँ, बिल्कुल उसी दौर में। और यहाँ हिंदू और जैन दोनों धर्मों के मंदिर मिलते हैं। अच्छा, और कंदरिया महादेव मंदिर शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। हाँ, वो सबसे विशाल और शायद सबसे प्रमुख भी है। लेकिन मतंगेश्वर और पार्श्वनाथ मंदिर भी काफी महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यानी दुनिया के लिए बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल। और खजुराहो में दिलचस्प बात यह है कि कैसे अलग अलग धार्मिक आस्थाएं एक ही जगह एक ही समय में स्थापत्य कला में साथ साथ दिखती हैं। सही कहा। अच्छा, इसी तरह की विविधता या शायद अलग तरह की कला हमें गुफाओं में भी मिलती है, जैसे अजंता की गुफाएं। हाँ, अजंता ये गुप्त और वाकाटक काल की मानी जाती हैं। और वहाँ की पेंटिंग्स तो मतलब अद्भुत हैं, खासकर गुफा संख्या 1 की। वो बोधिसत्व पद्मपाणि वाली? हाँ, वही कमल धारण करने वाले बोधिसत्व। विश्व प्रसिद्ध है वो चित्र, बौद्ध धर्म में करुणा का प्रतीक। वाह। अच्छा, अजंता से आगे बढ़ें तो एलोरा, वो भी गुफाएं हैं, है ना? हाँ, एलोरा, इन्हें राष्ट्रकूट राजाओं का संरक्षण मिला था। और यहाँ तो कमाल ही है, कुल 34 गुफाएं हैं। 34? और यहाँ भी अलग अलग धर्म? हाँ, तीनों, बौद्ध, हिंदू और जैन। ये सच में बहुत दिलचस्प है। और सबसे ज्यादा जिक्र तो शायद कैलाश मंदिर का होता है। हाँ, बिल्कुल। कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, और ये द्रविड़ शैली में है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये एकाश्म है। एकाश्म मतलब एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे तराश कर पूरा का पूरा मंदिर बना दिया गया। सोचिए जरा। अविश्वसनीय। ये तो इंजीनियरिंग का कमाल है। सही कहा, ये राष्ट्रकूटों की ताकत और उनकी कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। और हाँ, एलिफेंटा की गुफाएं, वो भी राष्ट्रकूटों से ही जुड़ी हैं। वहां की त्रिमूर्ति शिव प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, आपने राष्ट्रकूटों की बात की, तो ये अलग अलग धर्मों को मानते थे। स्रोत ये भी बताते हैं कि जैन धर्म की तरफ भी उनका झुकाव था। जैसे राजा अमोघवर्ष प्रथम। हाँ, बिल्कुल। राजा अमोघवर्ष प्रथम और जैन आचार्य जिनसेन का संबंध इसका प्रमाण है। वो विभिन्न मतों के संरक्षक थे। इसी कड़ी में माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर भी आता है, हालांकि वो राष्ट्रकूटों ने नहीं बनवाया था। हाँ, दिलवाड़ा मंदिर वो चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। वो संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए मशहूर है, बहुत ही खूबसूरत। गुजरात में पालीताना के जैन मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब थोड़ा पूर्व की तरफ चलें। कोणार्क का सूर्य मंदिर। हाँ, कोणार्क उड़ीसा में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था 13वीं शताब्दी में। ये एक विशाल रथ के आकार में है ना? पहिए और घोड़े भी बने। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। बिल्कुल, काले ग्रेनाइट पत्थर के इस्तेमाल की वजह से शायद। ये नागर शैली का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। नागर शैली, यहाँ शैलियों की बात करना जरूरी है शायद। हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पर 3 मुख्य शैलियां हैं। एक तो यही नागर शैली जो उत्तर भारत में, खासकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में दिखती है। इसमें ऊंचे वक्र रेखीय शिखर होते हैं। ठीक है। और दूसरी है द्रविड़ शैली। ये दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। इसकी पहचान है पिरामिड जैसे ऊंचे विमान और बड़े अलंकृत प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहते हैं। अच्छा, जैसे पांड्य शासकों के गोपुरम। हाँ, बिल्कुल। और तीसरी है वेसर शैली। इसमें नागर और द्रविड़ दोनों के तत्व मिलते हैं। इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं, क्योंकि चालुक्य राजाओं ने इसे काफी बढ़ावा दिया। ये मध्य भारत और दक्कन में ज्यादा दिखती है। समझ गया। तो कोणार्क नागर शैली का हुआ, और उड़ीसा में लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी तो बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, वो भी नागर शैली के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अच्छा, गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर भी है। वो सोलंकी वंश के भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। अब दक्षिण की बात करें तो
द्रविड़ शैली में महाबलीपुरम का जिक्र आता है। हाँ, महाबलीपुरम। इसे पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम, जिन्हें मम्मल भी कहते थे, उन्होंने बसाया था। ये भी यूनेस्को स्थल है। वहाँ का शोर टेम्पल यानी तट मंदिर बहुत फेमस है। और वो रथ, हाँ, एकाश्म रथ पत्थर को काट कर बनाए गए 5 पांडवों के नाम पर हैं, जिनमें सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। और वो अर्जुन की तपस्या वाला विशाल शिलाचित्र भी वहीं है। और चोल राजाओं के मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, अद्भुत, राज चोल प्रथम ने बनवाया था। द्रविड़ वास्तुकला का शिखर माना जाता है उसे। और गंगैकोंडा चोलोपुरम का मंदिर भी वैसा ही भव्य है। तो ये भारतीय कला और स्थापत्य का प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा है ना? शोध बताते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया तक भी इसका असर दिखता है। हाँ बिल्कुल। कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर परिसर सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह माना जाता है और इसकी शैली में द्रविड़ प्रभाव दिखता है। और इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्तूप, वो भी यूनेस्को स्थल है। हाँ, बोरोबुदुर, वो बौद्ध स्तूप है और बहुत विशाल और भव्य है। ये दिखाता है कि कैसे भारतीय धर्म और कला का प्रसार हुआ। भारत में भी और कई महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनका हमने अभी जिक्र नहीं किया, जैसे हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर। हाँ, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। और उत्तर प्रदेश का नैमिषारण्य, उसका भी अपना पौराणिक महत्व है, ऋषि दधीची के बलिदान से जुड़ा हुआ। तो अगर हम इन सबको समेटें तो ये सदियों की कलात्मकता, आस्था और हाँ शक्ति का भी पत्थर में उकेरा गया एक नज़ारा है। बिल्कुल। ये स्थल सिर्फ इतिहास की किताबें नहीं हैं। ये उस जमाने के जटिल समाजों, उनकी सोच, उनकी इंजीनियरिंग और उनकी कभी न खत्म होने वाली रचनात्मकता को दर्शाते हैं। तो कुल मिलाकर ये भारत की वो समृद्ध विरासत है जिसे पत्थरों ने आज तक सहेज कर रखा है। हाँ, और ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये आज भी हमें प्रेरणा देते हैं, हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। और अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए कि हजारों साल पुरानी संरचनाएं आज भी हमारी सांस्कृतिक पहचान को कैसे आकार देती हैं, हमें कैसे विस्मय में डालती हैं और कैसे ये बीते हुए कल को हमारे आज से जोड़ती हैं।